जी अस्सलाम वालेकुम। नमाज के बाद, जुम्मे के बाद दोबारा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम स्टडी कर रहे थे डिफरेंट एग्जाम शीट में से डिफरेंट फ्रॉड रिस्क फैक्टर। किधर थे हम? 3 कर लिए थे जी। टाइटन टेक्सटाइल हैज़ डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स में क्या मैनेजमेंट अंडर प्रेशर होगी कि सिचुएशन को इम्प्रूव शो करवाए? चलिए, एंड रिड्यूस स्टाफ वेजेस इन हाई इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन में तो वेजेस और एक्सपेंसेस हाई होने चाहिए, उल्टा ये एक्सपेंसेस लो हैं। ठीक है, तो क्या इसमें मैनेजमेंट अंडर प्रेशर होगी? प्रॉफिट, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, एम्प्लॉय से रिलेटेड फ्रॉड। और ख़ास तौर पे अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी रिड्यूस, यहाँ पे उसने रिड्यूस स्टाफ जिसकी बात की है ना, तो हमने डिस्कशन ये किया है कि एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड होंगे, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। अगर वो रिड्यूस स्टाफ की बात करें ना, तो हम इसे वीक कंट्रोल की तरफ शो करवाते हैं। वीक कंट्रोल हम क्या कहते हैं? अगर स्टाफ, नंबर ऑफ स्टाफ वीक हो गया तो इसका मतलब क्या है? कंट्रोल्स भी क्या हो जाएंगे? वीक होंगे। स्टाफ कम होने की वजह से सेग्रीगेशन ड्यूटीज पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट, टाइटन टेक्सटाइल इज हाईली लेवरेज्ड विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट। ये लेवरेज कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसने ज्यादा डेट लिया हो, जिसने बोरोइंग ज्यादा की हो। जिस कंपनी ने बोरोइंग ज्यादा की होगी, इसका मतलब है उस पर बैंकर्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा अप्लाई हो रही होंगी, और बैंकर्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो उसमें हेरफेर कर सकते हैं, उसमें फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। टाइटन टेक्सटाइल शेयर होल्डर प्लान टू सेल मेजोरिटी स्टेक। जी ये तो कॉमन उसका, ये तो अक्सर जो पूछता है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर शेयर को सेल करना चाहता है तो इसका मतलब क्या होगा? वो सीईओ के साथ मिलके, सीएफओ के साथ मिलके उन्हें क्या कह रहा होगा? भैया प्रॉफिट ओवरशेट करो ताकि मुझे अच्छी प्राइस मिले। ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या? टाइटन टेक्सटाइल सीईओ शिफ्टेड टू फेयर वैल्यू मॉडल एंड वर्क्स विद वैल्यूअर। जी सीईओ, अच्छा पहली चीज तो ये कि भैया ये वैल्यूएशन मॉडल क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सीईओ क्यों डिसाइड कर रहा है? ये तो सीएफओ का काम है। सीईओ बिजनेस का एक्सपर्ट होता है, सीएफओ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है। तो एक तो ये मसला है हमें, और दूसरा जो फेयर वैल्यू मॉडल को अडॉप्ट करना विदाउट वैलिड रीजन, हालांकि इसकी इजाजत है, रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इजाजत देते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ इसका पर्पस भी बताते हैं कि किस पर्पस के लिए आपने फेयर वैल्यू अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर की फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए। तो यहां पे हमारा रिस्क फैक्टर क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयर प्रेजेंटेशन की बजाय उनका व्यू, बेस्ट व्यू प्रेजेंट करने के लिए, एसेट्स को ओवरस्टेट करने के लिए मॉडल को अडॉप्ट किया गया होगा। और खास तौर पे जब ये फैसला सीएफओ की बजाय किसका फैसला है? सीईओ का। इसको आपने नोट करना है केस स्टडी के अंदर। अगर सीईओ बहुत ज्यादा पावर्स अपने पास रख रहा है, अपने कंट्रोल में रख रहा है, बहुत ज्यादा पावर्स, खास तौर पे फाइनेंशियल पावर्स जो कि सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये रिस्क फैक्टर के डोमिनेशन कर रहा है वो, और ये इसकी डोमिनेंस फ्रॉड रिस्क फैक्टर की तरफ जाएगी। टाइटन टेक्सटाइल एंटर्स इनटू बिल एंड होल्ड सेल्स बिफोर डिलीवरी। बिल एंड होल्ड सेल क्या होती है? सेल हो चुकी है, लेकिन ये कहा गया है कि थोड़ी देर तक आप इन्वेंटरी अपने पास रखिए। बिल एंड होल्ड सैलरी में क्या, बिल एंड होल्ड सेल में क्या करना चाहिए? सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? क्योंकि असल में आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई ना। सेल पहले रिकॉर्ड कर ली, क्या करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ये प्री मैच्योर रेवेन्यू रिकग्निशन का रिस्क है। कौन सा रिस्क है? प्री मैच्योर रेवेन्यू रिकग्निशन। आगे चलते हैं भाई, ये क्लियर? नोवा फुटवेयर फेसेस चाइनीज कंपटीशन। चाइनीज कंपनीज कंपीट करने के लिए आ गई। स्टाफ हैव एग्रेसिव सेल्स टारगेट लिंक्ड टू अप्रेजल। अच्छा, इसमें दो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। एक कंपटीशन बढ़ना, कंपटीशन का बढ़ना इन इटसेल्फ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जब कंपटीशन ज्यादा होगा ना तो हमारे ऊपर प्रेशर होगा, हमने कंपेटिटर से उसको बेहतर शो करवाना, वरना इन्वेस्टर तो कंपेटिटर की तरफ चले जाएंगे। तो अगर सिर्फ इसकी बात करें ना, है कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है मार्केट में,
ये भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। कंपनी अंडर प्रेशर होगी अपने रिजल्ट्स को फेवरेबल शो करवाने के लिए, इंप्रूव रिजल्ट शो करवाने का प्रेशर होगा कंपनी पे। और फिर इसके बाद कह रहा है स्टाफ है एग्रेसिव सेल्स टारगेट लिंक टू अप्रेजल। हाँ जी, लिंक सेल से लिंक कर दिया बोनस को, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टाफ क्या कर रहे होंगे, हाँ जी, सेल्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका कमीशन ज्यादा बने। ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, बिल्कुल है। कितनी रीजन की वजह से, कौन कौन सी, करेक्ट। नेक्स्ट, नोवा फुटवेयर सीईओ मेक्स ऑल की डिसीजंस इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स। भाई सीईओ कौन होता है एस्टिमेट सप्लाई करने वाला, ये तो काम है सीएफओ का। सीएफओ थोड़ी ये काम करने चाहिए, सीईओ को थोड़ी करने चाहिए। तो क्या रिस्क है, बिल्कुल सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है। क्यों, वो दो रोल्स एक ही बंदा प्ले कर रहा है। और रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, सीईओ टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये एस्टिमेट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करेगा, अपने कंपनी के बनाए हुए कंट्रोल्स को बाईपास करने की कोशिश करेगा। जब कंपनी के बनाए हुए कंट्रोल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट बाईपास करे, ब्रीच करे, उनके खिलाफ चले, इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर ही है, लेकिन इसका खास नाम क्या है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। तो यहां पे किस वजह से फ्रॉड रिस्क फैक्टर आया, सीईओ खुद अकाउंटिंग एस्टिमेट सप्लाई कर रहा है। सीईओ याद रखिए बिजनेस का एक्सपर्ट जरूर है, अकाउंटिंग का आईएफआरएस का एक्सपर्ट नहीं है। एवियन लिमिटेड सीईओ प्रेशर मैनेजर्स टू मीट प्रॉफिट टारगेट्स लिंक टू बोनसेस। व्हाट फ्रॉड रिस्क फैक्टर अगेंस्ट, हाँ जी, प्रॉफिट के साथ लिंक कर दिया उन्होंने टारगेट्स को, तो इसका मतलब वो अपने बोनसेस को अचीव करने के लिए प्रॉफिट ओवरस्टेट करेंगे। ये बताया था ना आपको, सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला फ्रॉड रिस्क फैक्टर यही है। एवियन लिमिटेड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स टू सीईओ डायरेक्टली। इसमें क्या, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट किसके अंडर काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट किससे होना चाहिए, सीईओ और सीएफओ से, मैनेजमेंट से। शाबाश, क्योंकि सीईओ सीएफओ के काम को तो उसने चेक करना है। तो ये डायरेक्टली रिपोर्टेबल टू ऑडिट कमेटी होना चाहिए, डायरेक्टली रिपोर्टेबल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक डायरेक्टर जो होते हैं ना बोर्ड में, वो ऑडिट कमेटी कहलाते हैं। तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है भैया। क्या इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब जब कभी इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ना हुआ, जब कभी इंटरनल ऑडिटर कंपिटेंट ना हुआ, तो वो चेकिंग सही नहीं कर सकेगा। उस सूरत में मैनेजमेंट के फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाए, ये ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट क्या रहा जी, ग्रीन अपैरल शिफ्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट टू रिलेटेड पार्टी सेल्स वाया बीएल वेयर ए डायरेक्टर होल्ड शेयर। बीएल किसी कंपनी का नाम है। अच्छा, एक्सपोर्ट थे, अब वो रिलेटेड पार्टी से। अच्छा, रिलेटेड पार्टी में इन इटसेल्फ रिस्क होता है, हाँ, आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। और अगर ये सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाए तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी कहला सकता है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी को फ्रॉड के लिए भी यूज किया जा सकता है। ऐसे ही है ना, फ्रॉड करने में क्या रिलेटेड पार्टी साथ देगी कंपनी का, बिल्कुल, बुरे वक्त में अपने साथ देते हैं। तो कंपनी के बुरे वक्त में कौन साथ देगा, कंपनी के अपने, जो कौन है, रिलेटेड पार्टीज, कंपनी की रिलेटेड पार्टीज। कंपनी से पूछे रिलेटेड पार्टी होना गुड थिंग है बैड थिंग है, कंपनी क्या कहेगी, गुड थिंग है सर, फाइनेंशियल ट्रबल में काम आते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑडिटर से पूछे गुड थिंग बैड थिंग, बैड थिंग, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ से बैड थिंग। क्यों भला, फ्रॉड में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन अपैरल डायरेक्टर्स प्लान टू सेल 29% शेयर, ये पहले भी हो चुका है डिस्कस। ग्रीन अपैरल पेरोल डेफिशिएंसीज रिमेन अनरिजॉल्व्ड ड्यू टू ऑडिटर इलनेस, और साल तक कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई हुई हैं, साल तक उसको रिमूव ही नहीं किया गया, तो मुझे बताइए क्या होगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड। हाँ जी, पेरोल फ्रॉड। अगर उनको पता चल गया कि पेरोल जो प्रिपेयर होती है कोई ये चेक ही नहीं करता कि एम्प्लॉइज एक्चुअली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो फिर पेरोल वाला जो है बनाने वाला क्या करेगा, फेक एम्प्लॉइज को ऐड कर देगा, क्योंकि उसको पता है कोई चेक तो कर ही नहीं रहा। जब बैंक रिकंसिलिएशन, जब कैशियर को यह पता चलेगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कोई रिव्यू ही नहीं करता,
तो वो बैंक से फेक पेमेंट्स करवाने की कोशिश करेगा। जब वेयर हाउस मैनेजर को पता चलेगा कि कोई स्टॉक अकाउंट जो होता है फिजिकल बैलेंस की वेरिफिकेशन करके रिकंसिलिएशन नहीं बनाते हैं बुक बैलेंस और फिजिकल बैलेंस की, तो फिजिकल बैलेंस चोरी करता रहेगा। यह है इंटरनल कंट्रोल वीकनेस को टाइमली करेक्ट ना करने का नुकसान। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, उनमें क्या लिखा हुआ, उनमें लिखा हुआ है पहले साल आपने इंटरनल कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई की, वो मैनेजमेंट को बताओ। अगले साल अगर सेम इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है ना, तो वो मैनेजमेंट को ना बताओ। क्यों ना बताओ? बता दिया करेक्ट है नहीं कि अब उनके दो साबिक डायरेक्टर्स को बताओ, और अब की बात डायरेक्टर को बताओ, सर जी ये सिंपल कंट्रोल वीकनेस नहीं है, ये अब हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड है। जितने लोगों को पता चल जाए सिस्टम वीक है, फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? घोस्ट एम्प्लॉय का मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी आत्मा भटक रही है, उनको शांति नहीं मिल रही, वो फेक एम्प्लॉयज। फेक एम्प्लॉयज ऐसे एम्प्लॉयज जो सिर्फ और सिर्फ पेरोल पे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में और कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। घोस्ट एम्प्लॉय कौन से हैं? हाँ, क्या अंतिम संस्कार नहीं हो सका। हाँ जी, पंडित जी मसरूफ रहते हैं आजकल केस स्टडी की होम असाइनमेंट करने में, है ना पंडित जी? चलिए, तो घोस्ट एम्प्लॉय क्या है? ऐसे एम्प्लॉयज जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। कहां? पेरोल पे। उन्हें फैंटम एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। फैंटम, PHANTUM, फैंटम, फेक एम्प्लॉयज। आसान अल्फाज में फेक बोल लें। इन्फोसिस सॉफ्ट ग्रू 60% वर्सेस 30% टारगेट। टारगेट था 30% और ग्रोथ रेट कितना आया? 6। एंड प्लान्स 25% प्रॉफिट बोनस, और सबको 25% बोनस देना है। भैया ये बोनस के चक्कर में इतना प्रॉफिट आया है, ऐसा ही है ना? प्रिंसिपल साहब कहते हैं अगर आपकी क्लास का रिजल्ट आया 80% तो आपको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो क्या करना है मैंने? जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबकी लिस्ट बनाऊंगा। जो पास होने वाले हैं वो तो मेरे स्टूडेंट हैं, जो फेल होने वाले मैं मुकर जाऊंगा ये मेरे स्टूडेंट ही नहीं थे। मैं कहूँगा ये तो क्लास में आता ही नहीं था, ये एक दिन ये क्लास में नहीं आया था, मैंने इसका नाम खारिज कर दिया था, इसको लिस्ट से निकाल दो। क्या करूंगा मैं? लिस्ट से फेल होने वाले को निकालता रहूंगा। फिर उसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 80% नहीं, याद रखें 81.32%। क्योंकि जब परसेंटेज आपने राउंड कर दी ना, ये फ्रॉड की इंडिकेशन होती है। जब राउंड नहीं ना की जाती, ऐसे लगता है जैसे बड़ी एग्जैक्ट कैलकुलेटेड फिगर है। तो क्या परसेंटेज रखनी है? प्रिंसिपल साहब को भी वही बताएंगे, दूसरे टीचर को भी वही बताएंगे, सोशल मीडिया में भी वही बताएंगे। चलो भाई भाई, अव्वल तो किसी ने आके वेरीफाई नहीं करना, आपको पता है? कोई वेरीफाई नहीं करना, अगर करेगा भी तो लिस्ट बता देंगे। हालांकि वो लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। क्यों लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी? उसमें कौन सा रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट का। फेल होने वाले स्टूडेंट्स के अंडर स्टेटमेंट का। आप ये तो वेरीफाई कर लेंगे लिस्ट में जो स्टूडेंट शो करवाए गए उनका रिजल्ट क्या है, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट्स लिस्ट में होने से कंप्लीटनेस की असर्शन वो वेरीफाई नहीं कर सकते। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? चले आगे चलते हैं फिर। गुड। इन सेल फोन्स लिमिटेड सीईओ ओन्स 25%। सीईओ का 25% शेयर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? शेयर प्राइस बढ़ा, खुद ही शेयर होल्डर, खुद ही मैनेजमेंट, शेयर होल्डर ही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। शेयर होल्डर ही डायरेक्टर हो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। और ये नहीं है, शेयर होल्डर ही डायरेक्टर हो तो क्या फ्रॉड कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। शेयर होल्डर मैनेजमेंट में है, रिस्क ऑफ फ्रॉड है, क्योंकि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। शेयर होल्डर डायरेक्टर है, कोई फ्रॉड। डायरेक्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है या डायरेक्टर मैनेजमेंट का दोस्त है, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, क्योंकि गवर्नेंस नहीं हो रही होगी। जिसने चेक करना है और जिसने काम करना है, अगर वह तो दोनों दोस्त है, क्या सही चेकिंग होगी? नहीं समझ आई? और कल ट्रायंगल बना के नहीं समझाया था? शेयर होल्डर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। शेयर होल्डर डायरेक्टर है, नहीं मसला कोई, डायरेक्टर मैनेजमेंट के साथ फिर है मसला। हाँ जी।
इंटरनल ऑडिटर वो एक ही चीज, 2-4 वीक बोनस, इंटरनल ऑडिटर भी 2-4 वीक बोनस का हिस्सा है। अभी भी समझ नहीं आई है? नहीं आई, ये तो केस स्टडी करेंगे तो फिर समझ आएगी। आगे चलते हैं। शुड ऑडिटर रिलाइड ऑन इंटरनल ऑडिट वर्किंग पेपर्स, अच्छा सॉरी आगे क्या लिखा था, ऑन 25% कंट्रोल्स फाइनेंस, ये सीईओ फाइनेंस, बड़ा शौक है इसको सीईओ का फाइनेंस कंट्रोल करने का है, ऑपरेशन को भी कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, इसे चाहिए भैया पूरी कंपनी में खुद ही सांप बन के बैठ जाए, सबको निकाल दे, जो करना है वो करता रहे अपनी मर्जी, यही चाह रहा है ना, यही चाह रहा है। हाँ जी, आगे चलते हैं। ऑपरेशन सीक क्विक ऑडिट, और फिर अच्छा यहीं पे खत्म नहीं किया, इसका एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर ये है, सी ऑन 25% शेयर्स। दूसरा फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है, फाइनेंस को ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है, भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी नहीं है, वो उसकी एक्सपर्टीज भी नहीं है फाइनेंस में, वो अपनी मर्जी के बायस एस्टिमेट्स अप्लाई कर रहा होगा। तीसरा भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, वो क्या है, क्विक ऑडिट करना चाहता है, किस लिए, बैंक लोन लेने के लिए। इसका मतलब है चाहता है कि हम हाँ जी पूरे तरीके से काम ना कर सके, हाँ लोन लेने के चक्कर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरस्टेट करेगा, बेस्ट भी प्रेजेंट करेगा, और ऑडिटर को जल्दी जल्दी भी करेगा काम करो ताकि पकड़ ना ले ऑडिटर। भैया ये तो 1-2 नहीं, ये तो 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आगे। आगे चलते हैं। शुड ऑडिटर रिलाई ऑन इंटरनल वर्किंग पेपर्स व्हेन स्टाफ आर जूनियर, लैक इंडिपेंडेंस एंड डू ऑपरेशनल टास्क। जूनियर नहीं है, कंपिटेंस नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑपरेशनल टास्क कर रहे हैं मतलब कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। भाई ऑपरेशंस करने हैं, मैनेजमेंट ने इन्होंने चेक करना है, इंटरनल ऑडिट वाला अगर ऑपरेशनल टास्क करेगा तो उसको चेक कौन करेगा, नहीं, काम किसको करने चाहिए, अगर इंटरनल ऑडिटर काम करेगा तो फिर क्या मसला है इसमें, खुद ही करके शाबाश, ये चीज, ये सेल्फ रिव्यू, शाबाश शाबाश। स्पार्कल लिमिटेड सीएफओ बोनस डिपेंड्स ऑन लोन कोविनेंट, सस्पेक्टेड ब्रीच, लोन कोविनेंट, लोन की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, लोन मिलेगा फिर इसको बोनस मिलेगा, लोन मिलेगा फिर इसको बोनस मिलेगा, तो अब तो लोन मिले ही मिलेगा, लोन की शर्तें पूरी होंगी कैसे, नहीं भी होंगी तो वो उसको पूरी करवाएगा। क्रिसेंट मैरीन हैज नो इन्वेंट्री रिकॉर्ड, उनका इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट, इन्वेंट्री है, रिकॉर्ड कोई नहीं, कुछ पता नहीं कितनी पड़ी है इन्वेंट्री, कब आई कब गई कुछ नहीं, नो स्टॉक काउंट, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं होती, वाह वाह वाह। एक्सपेंसिव पार्ट स्टोर्ड विदाउट चेक, एक्सपेंसिव पार्ट, अगर बाकी कुछ भी ना लिखता ना, सिर्फ इतना लिख देता स्टोर में एक्सपेंसिव पार्ट्स पड़े हुए हैं, तो फिर भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर। कीमती चीज जहां पड़ी हो ना, वो बेईमान लोगों को बुला रही होती है अपनी तरफ, है आवाज दे रही होती है, आओ मुझे साथ ले जाओ, क्या आवाज दे रही होती है, आओ मुझे साथ ले जाओ इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी जो मूवेबल होगी, स्मॉल इन साइज, प्रीशियस इन्वेंटरी है, उनमें बाय डिफॉल्ट रिस्क ऑफ फ्रॉड। यहां पे तो फिर और भी पॉइंट्स है, क्या भाई, स्टॉक काउंट भी नहीं हो रहा, कंट्रोल्स भी वीक है, और रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं हो रहा, मिसिंग रिकॉर्ड, पढ़ा नहीं था मिसिंग रिकॉर्ड, ये तो 2-3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो गए। एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो सिर्फ एक चीज को डिस्कस करेंगे कि तीनों को यहां डिस्कस कर देंगे। क्रिसेंट मैरीन स्टाफ हैंडल्स इनवाइसिंग, स्टाफ इनवाइसिंग भी हैंडल कर रहा है, रिसीट भी है, पेमेंट्स भी, रिकंसिलिएशन भी, साइन भी वही कर, भाई कोई और काम रह गया अगर तो वो भी कर लो, वैसे तो रह ही कोई नहीं गया, क्या रिस्क है, सेग्रीगेशन ड्यूटी तो गई, सारे काम वही कर रहा है, खुद ही फेक से इनवाइस बना के खुद ही अप्रूव करके खुद ही पेमेंट खुद ही को कर देगा, खुद ही चेक कर लेगा, ठीक है जी। सहर लिमिटेड बीइंग एक्वायर्ड ओन्ड बाय सीईओ एंड सीएफओ, सहर लिमिटेड नो ऑडिट कमेटी, कैश सेल्स 25%, व्हाट फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अच्छा आप सुने जरा, सहर लिमिटेड बीइंग एक्वायर्ड, अब ये इसकी कहानी पूरी मेरे दिमाग में है, आपको यहाँ पे पूरी कहानी नजर नहीं आ रही, मैं बताता हूँ। सहर लिमिटेड क्लाइंट है, उसको कंपेटिटर ने ऑफर किया जी मैं आपकी कंपनी खरीदना चाहता हूँ, हमारे ऑडिट क्लाइंट को उसके कंपेटिटर ने ऑफर किया क्या, कंपनी। अच्छा कंपनी खरीदने का मतलब पता है क्या होता है, शेयर्स खरीदने हैं,
क्योंकि जब कंपनी खरीदी जाती है असल में क्या खरीदा जाता है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर भाई, एक्सप्लेन कर, मुतमिन ना बैठ, एक्सप्लेन कर मेरा भाई। एसेट ओवरसेट किस लिए, किस लिए, मकसद किस लिए? वाई वाई, शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए। ठीक है, हर फ्रॉड रिस्क फैक्टर के साथ आपने वाई जरूर सोचना है, वाई जरूर लिखना है। अच्छा, फिर इसके बाद ओन्ड बाय सीईओ एंड सीएफओ। अच्छा, अब फर्ज कीजिए सीईओ और सीएफओ एक दूसरी कंपनी को ओन कर रहे हैं, उनका दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो बताइए कि दूसरी कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन है उनमें क्या प्रॉब्लम है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रॉड रिस्क फैक्टर है बिल्कुल। ऑडिट कमेटी ही नहीं है, ये लो, ऑडिट का कंट्रोल ही नहीं, कोई चेक करने वाला ही नहीं है। कोई जब चेक करने वाला ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फ्रॉड ही फ्रॉड होगा, जब कोई चेक करने वाला ही नहीं है, या चेक करने वाला है लेकिन वो इफेक्टिव चेकिंग नहीं कर रहा। और फिर कैश सेल 25% है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक्सेसिव कैश इन हैंड, एक्सेसिव कैश होगा, चोरी होने का रिस्क है। ओके, शहर लिमिटेड सेल्स स्टाफ गॉट लो सैलरी विद बिग बोनसेस, बिग बोनसेस, बोनस ज्यादा है। बोरिंग्स हैव कॉन्वेनेंट्स विद पर्सनल गारंटीज, व्हाट फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एग्जिस्ट? सैलरीज कम है लेकिन बड़े बड़े बोनसेस दिए जा रहे हैं जो कि रिजल्ट्स के साथ लिंक किए गए हैं। ये बात उसने नहीं बताई, बताना भूल गया, रिजल्ट के साथ, रिजल्ट को लोन लिया है जिसके साथ कुछ शराइत है और डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी है कि अगर कंपनी लोन पे नहीं करेगी हम करेंगे, क्या ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? डायरेक्टर का पर्सनल लोन देना फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। क्यों? वाई वाई वाई? क्योंकि वो ये चाहेंगे कि कंपनी शराइत पूरी करती रहे, अगर कंपनी ने वायलेशन की उन्हें खुद को लोन देना पड़ जाएगा। तो उनकी पर्सनल गारंटी है ना, उनको पर्सनल लायबिलिटी पे करनी पड़ जाएगी, तो वो यही चाहेंगे क्या? बेस्ट व्यू प्रेजेंट करें ताकि नजर आए सारी कंपनी जो लोन की शराइत है पूरी हो रही है। एट अहमद एंटरप्राइजेज परचेज ऑर्डर्स केप्ट ओनली बाय कंट्रोलर, फ्रॉड रिस्क। ये परचेज ऑर्डर्स केप्ट ओनली बाय कंट्रोलर, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये रहने, इसको क्रॉस कर दें। ये पेरोल क्लर्क नेवर टुक लीव फॉर 5 years, 5 साल से कोई भी छुट्टी नहीं की, उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए कि उसकी चेकिंग होनी चाहिए? वाई वाई वाई? ये वाई है आपकी एक्सप्लेनेशन जो आपने लिखनी है। वाई क्यों? क्योंकि अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि और उसकी जगह पे ना बैठे, वरना उसे सारे जो उसने रिकॉर्ड में गड़बड़ किया पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड। कैशियर ये काम करता है अक्सर, और अमूमी तौर पे फ्रॉड करने वाले ये चाहते हैं कि वो अपनी सीट पे बैठे रहे, कोई दूसरा ना आए। गोस्ट, हाँ 5 years से लीव नहीं ली तो गोस्ट एम्प्लॉय ये भी हो सकता है। गोस्ट 5 ऐसा कैसे हो सकता है? बंदा 5 साल से बीमारी ना हो। बहरहाल फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अल सलाम प्लास्टिक स्क्रैप क्वांटिटी एट स्क्रैप क्वांटिटी डिफर्स फ्रॉम स्क्रैप सोल्ड। स्क्रैप हुआ 10 टन का, बिका 7 टन का, किधर गया? और तो नीचे नो रिकंसिलिएशन। अच्छा, एक तो डिफरेंस आ गया, फिर उसकी रिकंसिलिएशन ही नहीं बन रही, तो क्लोजिंग में होगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में नहीं है। बताइए फ्रॉड क्या है? मोस्ट फ्रॉड। वाई वाई वाई? क्यों? हाँ, क्योंकि वो कोई इन्वेंट्री मैनेजर इसको एक्सेस क्वांटिटी को सेल कर रहा है, जो डिफरेंस क्वांटिटी है उसको, तभी तो गायब होगी वरना मौजूद ना होती। असलाम प्लास्टिक शोज 15% ऑफ सेल्स इन लास्ट 2 weeks ऑफ जून ईयर एंड। पूरे साल की 15% सेल्स आखिरी 2 हफ्तों में हुई है। अच्छा, किसको हुई है? नए कस्टमर को हुई है, और फिर नए कस्टमर की किसी ने चेकिंग भी नहीं की, और ये रिटर्न हो गई है गुड्स जुलाई में। बताइए क्या है?
क्या ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? वाई वाई वाई? क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली फेक कस्टमर्स हैं जिनको, क्योंकि किसी ने इसकी अप्रूवल ही नहीं की, चेकिंग नहीं की, जिनको फेक सेल रिकॉर्ड की गई है और वो फेक सेल भी ईयर एंड के बाद रिवर्स हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है? फ्रॉड है। अब फ्रॉड का सारा चक्कर आपने उसको बता दिया कि कैसे उन्होंने ये चक्कर चलाया होगा, ये बताना है आपने। ये आपकी एक्सप्लेनेशन होती है क्यों ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, या दूसरे लफ्जों में इस सिचुएशन में क्या गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, उनका तरीका वारदात क्या होगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर की देखिए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको केस स्टडी में मिल जाएगा एज इट इज। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या बताना है उसको कि ये उन्होंने तरीका वारदात वाई, हाँ क्यों क्यों ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, क्या कर रहे होंगे, इसके होने से क्या गड़बड़ हो सकती है, वो तरीका वारदात पूछ दे। हाँ, वो कैसे किया, कर क्या रहे हैं। Aslam plastic bout machine rupees 25 million but capitalized 2.5 million. Rupees 22.5 million shows in bank reconciliation. Fraud या error most probably? Error कैसे? देखिए, एक तो error की नेचर ये बता रही है, एक जीरो आगे पीछे हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक, और दूसरा उसने इसको छुपाया नहीं है, रिकंसिलिएशन में शो कर रहा है, और रीजन भी बता दिया कि ये क्या चीज है। 22.5 मिलियन ये रॉन्ग कैपिटलाइजेशन है। तो उसने ना कोई रिकॉर्ड छुपाया, इंफॉर्मेशन छुपाई, ना रिकॉर्ड मिसिंग है, ना कोई अल्टरेशन है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होगा? एरर। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्स्ट प्रॉफिट इन 5 years, पिछले 5 सालों में पहली दफा प्रॉफिट आया। क्या लगता है, एरर के फ्रॉड के? कुछ नहीं, वाई 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 क्यों? कंटिन्यूसली कई सालों से लॉस है, इस तरह प्रॉफिट है, अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है तो ये रिस्क फ्रॉड होगा। सीईओ मेजॉरिटी शेयर होल्डर है फ्रॉड, वाई क्यों, क्या करेगा, क्या तरीका वारदात कर सकता है? खुद शेयर होल्डर है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो पूरा गेम प्लान बताए ना, पूरा गेम प्लान क्या है। प्रॉफिट को मैनेजमेंट के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके कंट्रोल में है, प्रॉफिट को ओवरशेट करेगा ताकि शेयर प्राइस बढ़े और वेल्दी हो जाए, बैठे बैठाए अमीर हो जाएगा। ये सारी गेम एक्सप्लेन करनी है आपने। इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट टू फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर मतलब सीएफओ है, ये पता है ना आपको। फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस कंट्रोलर कौन होता है? इसको डायरेक्टर ना समझे, नाम में डायरेक्टर आने से कोई डायरेक्टर नहीं बनता, लॉ में पढ़ा होगा आपने। इसकी एग्जांपल में फाइनेंस डायरेक्टर ही दिया था, मार्केटिंग डायरेक्टर भी एग्जांपल में दिया था, एचआर डायरेक्टर, शाबाश। तो ये क्या है? सीएफओ। वाई क्यों, क्या 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 गड़बड़ घोटाला चल रहा होगा? इंटरनल ऑडिटर सीएफओ को जो रिपोर्ट कर रहा होगा, तो सीएफओ उसमें से फिल्टर करके जो उससे रिलेटेड नेगेटिव चीजें होंगी वो डायरेक्टर को पहुंचा रहा होगा, उसी का काम उसको चेक करवा रहा है। हाँ हाँ, हाई स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर का मतलब क्या है? अच्छा, स्टाफ का आना जाना लगा हुआ है, कोई भी टिक के नहीं बैठ रहा, कई साल तक काम नहीं कर रहा, आरजी तौर पे आते हैं चले जाते हैं। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तो इनएक्सपीरियंस स्टाफ होगा और दूसरा स्टाफ एक्सपर्ट नहीं होगा, एरर्स का चांस ज्यादा है, और दूसरा मोस्ट प्रोबेबली ये जो बार बार रिजाइन कर रहे हैं ये बैड एथिक्स इन वर्क एनवायरनमेंट की इंडिकेशन है कि जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां पे गुड सिस्टम नहीं है। इंक्रीज 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 इंक्रीज, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉड रिस्क एट प्रूडेंट लिमिटेड, सीईओ बोनस बेस पे, सीईओ को जो पे मिलती है वो बोनस बेस्ड है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। वाई वाई वाई, क्या गड़बड़ कर रहा होगा, चक्कर क्या चला रहा होगा, ये बताएं। प्रॉफिट को ओवरशेट किस लिए, पूरी बात करें, बोनस हासिल करने के लिए। यस। फिर इसके बाद क्या कर रहा है? क्लोज लिंक विद ऑडिट चेयर, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी के साथ क्लोज कनेक्शन है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। किस लिए, क्या गड़बड़ हो रही होगी? इंटरनल ऑडिटर इफेक्टिव मॉनिटरिंग सुपरविजन नहीं कर रहा होगा, इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं
इरेगुलरिटीज है उनको इग्नोर कर रहा होगा, ये चल रहा होगा। इस फैक्टर की मौजूदगी में जो गड़बड़ हो रही है क्या वो हमें सोल्यूशन में एक्सप्लेन करनी है? यस, ताकि उसे पता चल जाए हम सारी गेम समझ गए हैं उसकी क्या चक्कर चला रहे हैं। 30% ग्रोथ प्रेशर, ग्रोथ का प्रेशर है कि भैया लाजमी आपने 30%, ए मिस्टर स्मार्ट, अगर तुमने 30% ग्रोथ रेट इस दफा अचीव ना किया स्मार्ट सीईओ, फिर अपना इंतजाम कर लेना तुम। फ्रॉड फैक्टर है कैसे? वाई 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 टारगेट अचीव करने का प्रेशर है, टारगेट अचीव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरसेट, करेक्ट। वीक सेग्रीगेशन ड्यूटी, सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं है, बाईपास करना सिस्टम को आसान है, वीक इंटरनल कंट्रोल होगा। ले ऑफ प्लान, एम्प्लॉइज को जॉब से निकालना है। फ्रॉड फैक्टर कैसे है? ले ऑफ प्लान का मतलब वो तो होता है हमारा टर्नओवर, ले ऑफ का मतलब है डायरेक्टर प्लान कर रहे हैं एम्प्लॉइज को जॉब से निकालना है, हाँ तो वो अपना इंतजाम करेंगे, जाते जाते आखिरी हाथ मारने की कोशिश करेंगे। भाई ये अच्छा, अब अभी बस नहीं, ठहर जाए ठहर जाए। कोर्स ऑफ एक्शन, एक ही लाइन, क्या लिखा हुआ जरा पढ़ के बताया मुझे, जरा पहुंचे होता जरा पहुंचा रहा है, मुझे बताया उसने ये क्यों लिखा है, क्या क्या रहा है कि अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड है। अच्छा अब देखिए दो चीजें, आपको ये पता है कि मैं चैप्टर 2 में कलप कलप के आपको चीख चीख के आपको ये बताता रहा हूं और आपको समझ नहीं आई कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है और मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है, ऐसा ही है ना? समझ आ गई थी आपको? रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट सामने आए तो क्या करना है, और प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। मिस स्टेटमेंट सामने आए तो क्या करना है, हाँ डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट कम्युनिकेट करना है और मॉडिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब है रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट अलग है, मिस स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट अलग है। उसी तरह समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूं? एक कंसेप्ट है रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने आया तो क्या करना है, रिस्क ऑफ फ्रॉड और प्रोसीजर, ये फिर से बताएं, सुन के अच्छा लगा। रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने आए तो क्या करना है, और अगर फ्रॉड सामने आए तो कम्युनिकेशन करनी है, तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट को डिस्कस करना है। दोनों कंसेप्ट सेम है कि डिफरेंट है? तो बताइए, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ देयर इज रिस्क ऑफ फ्रॉड, या जिसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी कहते हैं, तो क्या करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग की तरफ जाना है? प्रोसीजर परफॉर्म करना है। और कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, जो कहां लिखे हुए थे? क्यों भला? क्योंकि रिस्क एट, जब फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करने हैं? सवाल ये है। इसका जवाब ये है कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल में था रिस्क ऑफ फ्रॉड। देखे ना देखे ना देखे ना, है उधर, समझ रहे हैं? अच्छा यहां पे अब सुन ले एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर बोलता है अगर मैं तो आपसे जनरल बात करूं ना तो सवाल जनरल तो जवाब भी जनरल, और अगर सवाल स्पेसिफिक जवाब भी स्पेसिफिक। अगर वो जनरली कहे भैया फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये नहीं बताया फ्रॉड रिस्क फैक्टर किस एरिया में है, सेल्स में है, इन्वेंट्री में है, एस्टिमेट्स में है, ये नहीं बताया। सिंपल क्या बोला, सवाल जनरल है कि स्पेसिफिक है, जवाब भी क्या होगा, कौन से वाला, ये वाला। और अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि भैया टारगेट अचीव करने के लिए सेल्स को ओवरस्टेट किया होगा, अब है ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर, स्पेसिफिक टू सेल्स है, तो हमारे प्रोसीजर भी क्या हो जाने चाहिए। एग्जाम का एक कीमती असूल है, पहले सफे पे लिख ले, सवाल जनरल जवाब जनरल, सवाल स्पेसिफिक जवाब स्पेसिफिक। ये इसकी समझ आ रही है आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं?
तो मुझे बताइए ये सिनेरियो में क्या है? सजेस्ट प्रोसीजर टू एड्रेस फ्रॉड रिस्क इन एन ऑडिट। क्या उसने कोई स्पेसिफिक एरिया बताया है? तो आपके प्रोसीजर भी क्या होंगे? और अगर वो कहता है जी रिस्क है, क्या प्री मैच्योर रिकॉग्नाइज किया होगा रेवेन्यू को, ये है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, तो फिर आप प्रोसीजर भी स्पेसिफिक किस एरिया के करते हैं? रेवेन्यू के। यानी ये आपका वैसा ही सवाल बन जाता जैसा चैप्टर 7 में रिस्क के प्रोसीजर थे, उसी तरह के प्रोसीजर बन जाते। कुछ समझ आई बात की? ओके, चलिए ये थे हमारे रिस्क। अच्छा अब सुन लीजिए, अब सुन लें, ये है रिस्क सामने आया तो क्या करना है, और अगर फ्रॉड सामने आ गया तो क्या करना है। फ्रॉड सामने आए तो हमने प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करने, क्या करना है? कम्युनिकेट करना। एक और बड़ा बारीक नुक्ता, मैं सोच रहा हूं आप समझाऊं कि ना समझाऊं? इसको गोली मारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि वो नुक्ता ज्यादा अहम है। कहें तो बता दूं, एक ऑडिट में असूल होता है, अब ये वो चीजें जो कहीं पे लिखी नहीं है, जो तजर्बे से आती हैं, ये वो बता रहा हूं आपको। एक है रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, अलग कंसेप्ट है, मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट। मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट होता है रिपोर्ट पे, कम्युनिकेशन और रिपोर्ट, कि हमने किस किस को बताना है और फिर रिपोर्ट के क्या इम्पैक्ट। मिस स्टेटमेंट है। रिस्क का इफेक्ट किस पे होता है? प्रोसीजर पे। रिस्क से रिलेटेड ना दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, ये अहम चीज है, सुनिएगा इसको खास तौर पे, एग्जाम में वो उसका दाव है इसका। रिस्क से रिलेटेड दो तरह के प्रोसीजर होते हैं। अब स्टूडेंट ना इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और गलत जवाब लिख देते हैं। वो जिसके 7 नंबर आने चाहिए 0 नंबर आते हैं, सिर्फ इस रूल को भूलने की वजह से। क्या रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है, मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है, ये समझ आ जाती है। रिस्क ऑफ फ्रॉड अलग कंसेप्ट है, फ्रॉड आइडेंटिफाई हो गया, ये समझ आ जाती है। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अलग, मिस स्टेटमेंट अलग, ओके। लेकिन रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट की भी बात करें ना, इसमें भी दो कंसेप्ट है। नंबर 1, एक वो प्रोसीजर जो रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, और एक वो प्रोसीजर जो रिस्क आइडेंटिफाई होने पर परफॉर्म किए जाते हैं। दोनों में फर्क है। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल गोइंग कंसर्न से रिलेटेड हम कुछ रिस्क या इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, फैक्टर्स या इवेंट्स। तो गोइंग कंसर्न में आपको याद होगा 2 तरह के प्रोसीजर थे। एक वो थे जो कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म करते थे, रिस्क असेसमेंट, वो पक्की पकाई खीर वाले। और एक वो थे जो एडिशनल प्रोसीजर जो रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता था तब परफॉर्म करते थे। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? चेक करें, नहीं कॉरोबरेट करें, कंफर्म करें, चैप्टर 2 पे जाएं, गोइंग कंसर्न पे जाएं, मुझे बताएं क्या वहां पे 2 तरह के प्रोसीजर लिखे हुए हैं? दोनों में फर्क देखें, पढ़ के देखें क्या फर्क ऐसा ही है। हाँ हाँ, एक में आइडेंटिफिकेशन है, अगले में कंफर्मेशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई मिलती जुलती बात है। बस देखिए, मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर गौर फरमाएं अहबाब, गौर फरमाएं इसके ऊपर। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में गौर फरमाएं इस बात के ऊपर। इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं, निशानी पहचान। भाई एग्जाम में वो दाव पेच खेलेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, वो पूछेगा कुछ और, लिखेंगे कुछ और। प्रोसीजर देखे समझ आए आपको? नहीं समझ आए? हाइब्रिड वाले रूम नंबर 4 जी, कुछ समझ आया? समझ आ रहे हैं आपको? नहीं समझ आ रहा? कह रहे नहीं, कल नहीं सुन लेंगे। अच्छा ना कुछ देखिए, वो मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्रोमाइज किया, सिर्फ एक आपको टिप बताने, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात। क्या ये प्रोसीजर देखे, दोनों गोइंग कंसर्न से रिलेटेड प्रोसीजर हैं। एक प्रोसीजर
टू आइडेंटिफाई रिस्क है, एक प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफिकेशन रिस्क है, एक प्रोसीजर बिफोर आइडेंटिफिकेशन है, एक प्रोसीजर आफ्टर आइडेंटिफाई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही। सेम सेम बट डिफरेंट। शाबाश। यही चीज मुझे इस चैप्टर में ढूंढ के दिखाएं तो मानो इस चैप्टर में भी क्या यही रूल लगता है? कैसे? हाँ, एक प्रोसीजर वो है जो रिस्क फ्रॉड आइडेंटिफाई। वो किधर है? वो किधर है? किधर है? वो किधर है? हर कोई अलग अलग बता रहा है। क्या करते? छोटा सा कंसेप्ट है, इतना भी क्या कर। एक प्रोसीजर वो है, कौन से है वो? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठहर जाएं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क। ये है फ्रॉड रिस्क से पहले के प्रोसीजर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 वाले, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 वाले हैं आफ्टर आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ फ्रॉड। ये जो नीचे वाले हैं ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, ये फ्रॉड जब कंफर्म हो जाता है हमें तब के हैं। जैसे मिस स्टेटमेंट है, अगर चैप्टर 2 की लैंग्वेज में बात करें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के प्रोसीजर है टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, और 3 के है ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ आफ्टर आइडेंटिफिकेशन रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, और 3 वाले, और 4 वाले क्या है? मिस स्टेटमेंट है। 2 और 3 का ताल्लुक रिस्क से है, 4 में कंफर्म हो गया फ्रॉड है। नहीं समझे? तो एक उसका बहुत से चैप्टर्स में, 4-5 चैप्टर्स में उसका एक तरीका वारदात है आईकैप का, पक्का तरीका वारदात है जिसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। वो क्या है कि 2 तरह के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं। एक टू आइडेंटिफाई इशू, 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं टॉपिक्स में, 2 तरह के प्रोसीजर। एक होते हैं टू आइडेंटिफाई इशू, और एक क्या होते हैं? आफ्टर आइडेंटिफाई, ऑन आइडेंटिफिकेशन। आप मार खा जाते हैं। वो कहेगा व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, ये प्रोसीजर अलग है, और व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी, और ये प्रोसीजर अलग हैं। एग्जाम में आपको कुछ हो जाएगा, आपको लगेगा एक ही है। जब टू आइडेंटिफाई कर रहा होगा तब वो असेसमेंट कर रहा होगा। हाँ, टू आइडेंटिफाई कर रहा है तब वो ढूंढ रहा है मसले मसाइल क्या है। ऑन आइडेंटिफिकेशन का मतलब है, दोनों में फर्क है। What procedure would you perform to identify subsequent event? ये और प्रोसीजर है। What procedure would you perform after identification of subsequent event? ये प्रोसीजर और है। नहीं समझ आई अभी भी? What procedure would you perform to become chartered accountant? पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई, दिन रात केस स्टडी, दिन रात असाइनमेंट, प्रैक्टिस, टेस्ट ही टेस्ट। चैप्टर 2 से बोर हुए चैप्टर 3 की रिवीजन की, चैप्टर 3 से बोर हुए चैप्टर 5 की रिवीजन की, 5 से बोर हुए 6, 7, 20 तो रह ही गया। ऐसे व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू बिकम, और व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म ऑन बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या सेम है? आप कहेंगे सर सब कुछ करेंगे, बस ऑडिट नहीं पढ़ेंगे, किताबें नहीं पढ़नी, बहुत पढ़ ली सारी उम्र, अब तो याशी का टाइम आ गया। याशी का टाइम, भाई फर्क समझ आ रहा है? 2 में टू आइडेंटिफाई और ऑन आइडेंटिफिकेशन या आफ्टर आइडेंटिफिकेशन में क्या फर्क है? समझे कि नहीं समझे? ये ध्यान रखना है। आईकैप आसान मार्क्स होते हैं। आईकैप ने याद रखे, इतनी टेस्टिंग कर लिया, आप हैरान नहीं होती, छोटी सी किताब है, इसमें कितना को वो बदनाम है सब्जेक्ट, बस वो कितना को है। एक तो ये कि फिर भी स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं करते इस वजह से, और दूसरी रीजन ये है कि कंसेप्ट आईकैप इस तरीके से स्टेटमेंट को घुमाता है कि स्टूडेंट को लगता है पूछ कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। इसमें ज्यादा रिस्क है क्योंकि इसमें यहाँ तो 0 नंबर आएंगे, यहाँ तकरीबन पूरे नंबर आएंगे। सही रास्ता पकड़ लिया तकरीबन पूरे। वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, ये डिसाइड करना पूछा क्या है ये मुश्किल होता है। कुछ को समझे कि नहीं समझे? किन की बुद्ध नहीं समझे अभी भी? तो आज सबसे अहम चीज क्या समझ के जा रहे हैं आप? टू आइडेंटिफाई और है
और ओन आइडेंटिफिकेशन और है, टू आइडेंटिफिकेशन और है, ओन आइडेंटिफिकेशन। बोलते जाएं, छुट्टी करते जाएं, क्या और है, ओन आइडेंटिफिकेशन और है, टू आइडेंटिफिकेशन। बोले बोले बोले, टू आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और है, ओन आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर और हैं, टू आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और है, ओन आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर और है। बोलते जा बोलते जा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। टू आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर और हैं, ओन आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर और हैं। अल्लाह हाफिज। टू आइडेंटिफिकेशन